जो डुगडुगिया पीटता है कि हम ईमानदार हैं, जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ना खाएंगे ना खाने देंगे कहने वाले लोग चुनावी बांड के माध्यम से अब तक 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं। 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं, फिर भी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी जी जरा ये बता दें कि आप कितना खाएंगे, ये कब बताएंगे? आखिर इसका तो पता लगना चाहिए। छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि हम राम को लाए हैं? तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं, राम के नाम पर तुम सत्ता में आए हो, तुम राम को नहीं ला सकते हो। सारी की सारी सरकारी संपत्ति बारी से अदानी और अंबानी को देकर के देश का पूरा पैसा अदानी और अंबानी के तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। इनसे आप सावधान रहें। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। आज हालात सबसे बदतर है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। लोकतंत्र को दबाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग सरकारी तंत्र बड़े पैमाने पर कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल भेजा जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और कौन करता है? जो कहता है, जो डुगडुगिया पीटता है कि हम ईमानदार हैं, जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ना खाएंगे ना खाने देंगे कहने वाले लोग चुनावी बांड के माध्यम से अब तक 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं। 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं, फिर भी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी जी जरा ये बता दें कि आप कितना खाएंगे, ये कब बताएंगे? आखिर इसका भी तो पता लगना चाहिए कि 6,000 करोड़ खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, तो कितना बड़ा पेट है या मलाल है, कितना और खाएंगे ये भी बता देंगे। और यही नहीं साथियों, आज हालात बद से बदतर है। आज मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस मीडिया पर हम सभी देशवासियों को फर्ज था इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए मीडिया पारदर्शी तरीके से खबर को निष्पक्ष रूप से देश के सामने परोसता है। निष्पक्ष पारदर्शी खबर चलाने वाले मीडिया पर भी सरकार ने तमाम बड़े बड़े पत्रकारों पर एफआईआर भी कराए, जेल भी भेजे, यहां तक कि तमाम चैनलों को सरकार ने खरीद भी लिया, अपने लोगों को लगा करके खरीद भी लिया। और यही नहीं, मिल मालिकों से कह करके तमाम पत्रकारों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। आज सरकार पूरे मीडिया तंत्र को मोदी मीडिया और मोदी मीडिया के रूप में देखना चाहती है। यानी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो साफ तरीके से खबर चलाना भी चाहते हैं, उन पर भी सरकार की तलवार लटकती रहती है। कब उन पर मुकदमे दर्ज हो जाए, कब उनको जेल जाने की नौबत हो जाए, कब उनके मालिक से कह करके उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आज पत्रकारों में भी बड़ा भय पैदा किया गया है। यही नहीं, ये सरकार देश भी बेचने का पाप कर रही है। आप जानते हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की जिम्मेदारी कि जो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए,
सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया भी दे दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी दे दिया, इसको अदानी और अंबानी को। यही नहीं, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था भी बेच दिया, जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। आखिर ये देश क्यों बेचा जा रहा है? ये सरकारी उपक्रम, ये सरकारी विभाग, ये सरकारी संस्थान जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है, वो निजी हाथों में बेच दिए जा रहे हैं। अगर निजी हाथों में चले जाएंगे तो आगे भी नौजवानों को इन विभागों में सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, यह केवल इनका दिखावा और छलावा। ये राम के हितैषी नहीं है, ये तो राम के भी दुश्मन है, ये तो राम के भी सौदागर है। जो राम हजारों साल से इस देश में भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो राम हजारों साल से इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के पूजा का केंद्र है, उनका आराध्य है, करोड़ों लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। ये तो इतने बड़े कलाकार जादूगर हैं कि भगवान का भी सौदा कर लेते हैं, भगवान के भी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो भगवान जो सबको जीवन देता है, वो भगवान जिसकी कृपा से सब जिंदा रहते हैं, वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान सबको प्राण देता हो, जो भगवान सबको जीवन देता हो, हम उसको जीवन देने वाले कौन होते हैं? हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? वो तो खुद भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम में कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। और ये कहते क्या है कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं। राम के नाम पर तुम सत्ता में आए हो, तुम राम को नहीं ला सकते हो। ये बकवास करना बंद करो। ये धोखा है, छलावा है। राम के नाम पर वोट देने की इनकी साजिश है। ऐसे लोग जो भगवान राम का भी सौदा कर लें, ऐसे लोग जो अपने को भगवान राम से भी बड़ा स्थापित करने की बात करें, जो भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके खुद भगवान राम से बड़ा होने का अहंकार करते हो, वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान करने वालों से भी आप सावधान रहना है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये आज देश भी बेच रहे हैं, लोकतंत्र भी खत्म कर रहे हैं, भगवान को भी अपने से छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं, महंगाई की मार से आप पर भी हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, व्यापारियों का भी शोषण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारे पत्रकार साथी सीधे कभी नहीं लिखेंगे इस देश में इस सरकार ने गरीब पैदा किए, मजलूम पैदा किए। 80 करोड़ गरीब लाचार और मजबूर वो लोग हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताता हो वो अमीर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया है, लाचार बनाया है, मजबूर बनाया है। 5 किलो 10 किलो चावल देकर उनके वोट को लेने की एक गंदी राजनीति है। अगर इन 80 करोड़ लोगों को
रोजगार मिला होता, नौकरी मिली होती, खेती मिली होती, धंधा मिला होता, तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगा। आज हमारे गरीब भाई इनकी चतुराई को नहीं समझ रहे हैं कि 5 किलो 10 किलो चावल देकर आपके बेटे और बेटी की ये पढ़ाई खत्म करा रहे हैं, ये नौकरी छीन रहे हैं। आपके बेटे और बेटी की अगर नौकरी मिलेगी तो आप 5 किलो 10 किलो चावल नहीं, आप 5 कुंटल 10 कुंटल चावल लेने की हैसियत में आ जाएंगे। लेकिन ये आपके बेटे बेटी को नौकरी नहीं देना चाहते, बेटे बेटी को रोजगार बना रहे हैं। आपके बेटे बेटी को पढ़ाई से रोकने के लिए शिक्षा को महंगी कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। यह आज चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा 1-2 रुपया, आज चुनाव खत्म हो जाएगा तो 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाएगा प्रति लीटर। ध्यान रखना, जो गैस सिलेंडर कभी 340 पे बिकता था, आज 1000 के ऊपर चला गया। और ये जो इनकी चतुराई है, इसको भी आपको समझना होगा। आज सत्ता में बैठे हुए लोग देश को अदानी और अंबानी के हवाले करने में लगे हुए हैं। यह है डबल इंजन की सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो यहां का पैसा अपने देश के बैंक इंग्लैंड में ले जाकर जमा करती थी। लेकिन ये लुटेरे तो इतने खतरनाक हैं कि देश को बेच करके सारी की सारी सरकारी संपत्ति बारी बारी से अदानी और अंबानी को दे करके देश का पूरा पैसा अदानी और अंबानी के तिजोरी में भरने का साथ कर रहे हैं। इनसे आप सावधान रहें साथियों। इसीलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का संकल्प है, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। क्या नारा है? संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। और क्या है? ये देश बेच रहे हैं तो देश बचाओ, भाजपा हटाओ। ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं तो लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ। अब एक साथ मेरे नारा देंगे, आप मेरे साथ नारा देंगे। एक लाइन हम बोलेंगे, दूसरी लाइन आप बोलोगे। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इसलिए साथियों, आज हम सबके सामने चुनौती है। यद्यपि हमने अभी नई पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का ऐलान किया, अभी हम शैतवावस्था में हैं। संगठन बनाने की प्रक्रिया में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो आप भी कभी मानव कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारनामा के सिपाही रहे हैं, हमारे दलित समाज के हैं, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कई जिलों का गठन करके आज आपके बीच में आए। कल आप बुंदेलखंड पहुंचेंगे, चित्रकूट मंडल में कल रहेंगे, परसों झांसी मंडल में रहेंगे। और यह गठन की प्रक्रिया लगातार आगे चल रही है। यही नहीं, हमारे युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज की युवा विंग का जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, पूर्व विधायक दिनेश प्रजापति जी, कल और परसों दोनों दिन के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ मिलकर के 5 संगठन साझा ढांचा खड़ा करेंगे। और साथ ही साथ साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज इन सभी खतरों को भागते हुए मैंने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है। हम इंडिया अलायंस को ताकत देंगे। इंडिया अलायंस हमारी और हमारी पार्टी का किस रूप में उपयोग करना चाहती है, तय उसको करना है। क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा मकसद भी साफ है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है,
देश बचाना है तो बीजेपी को हटाना ही होगा, और बीजेपी को हटाना है तो इंडिया अलायंस को लाना ही होगा। इसलिए इंडिया अलायंस की जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब ये तय करेंगी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी की क्या भूमिका और किस रूप में उसका सहयोग लेना चाहेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं बहुत कमजोर नहीं हूं, क्योंकि पार्टी भले नहीं हो, लेकिन जिसके पास करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश और देश में कार्यकर्ताओं का हजूम है, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी कोशिश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, जिसको मानव कांशीराम साहब ने घर घर पहुंचाया था, आज वो कहीं ठहर गया है। हम उस ठहराव को खत्म करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के मिशन को और मानव कांशीराम साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन करके घर घर पर इस अभियान को चलाएंगे। आज हमारी चाहत है कि देश में हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने, हमारे संतों की भी एक कड़ी थी जो इस परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। वो कभी संत कबीर रहे हों, संत रविदास रहे हों, संत गुरु नानक रहे हों, इन सभी लोगों ने भी इस कर्मा को अपने अपने तौर तरीके से, अपने संदेशों से आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरी मान्यता है कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, गैर बराबरी इस देश में एक ऐसा सामाजिक कैंसर है जो समाज को नित्य प्रति कमजोर कर रहा है। आज जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर आज भी आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर कुछ लोग पेशाब करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र का लेप करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिर में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, क्योंकि वो आदिवासी महिला है। आदिवासी समाज की महिला होने के नाते आज भी यथाशीवादी ताकतें राष्ट्रपति तक को भी मंदिर में जाने से रोक देते हैं। यही नहीं, इसके पहले जो राष्ट्रपति जी थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको भी राजस्थान में ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि दलित समाज की। क्या विडंबना है, यह देश आजादी का अमृत महोत्सव एक और मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और दूसरी ओर आज भी जात पात का नंगा नाच खेला जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं भाजपा के लोगों ने उस मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को पहले गोमूत्र से धोया था, उसके बाद गंगा जल से धोया था। ये इनका घिनौना चेहरा है। जो लोग आज भी हमारे ऊपर पेशाब करने में अपनी शान समझते हैं, हमारे शरीर में मलमूत्र लगाने में अपनी शान समझते हैं, हमें मंदिरों में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं आपकी शान आपको मुबारक हो। लेकिन राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम का कोई भेदभाव नहीं चलने पाएगा। जो भी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी संघर्ष के रास्ते पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे खड़ी दिखाई पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, आज आपको एक नारा और लेना होगा। ये नारा हम देते रहे हैं मानव काशीराम जी के जमाने में, और कहते रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नारा था? वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। और साथियों, 10 का
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर एक बार नारा हो जाए, 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। इसलिए साथियों, इस मूल मंत्र के साथ आप जाइएगा। हमारी राजनीति में कोशिश होगी कि सबको न्याय मिले। समतामूलक समाज बनाने के लिए हम आगे बढ़े, सामूहिक रूप से हम अपने महापुरुषों के उस विचारधारा को, उस विचारधारा में समाज बनाएं, राष्ट्र का निर्माण करें। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करें, गैर बराबरी को हम समाज से मिटाएं, समता का भाव लाएं, मानव मानव एक समान की विचारधारा पर समाज का निर्माण करें। और साथ ही साथ साथियों, हमारी ये भी कोशिश होगी कि मानव कांशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस फार्मूले के मुताबिक हम राजनीति में भी सबकी समानुपातिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे, बिना भेदभाव के। हम उनकी संख्या के अनुपात में सत्ता शासन में सहभागिता भी सुनिश्चित कराने के लिए कृत संकल्पित